हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये सीरीज का 5th लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। अगर कोई चेंज इन क्वेश्चन में चीज़ हो सकती है तो वो है केवल आपका अंक, ठीक ना। लैंग्वेज सेम रहेगा, ठीक है, पैटर्न सॉल्व करने का सेम रहेगा। अगर ठीक है कुछ चेंज करना हुआ तो होगा अंक चेंज, ठीक ना। तो आइए हमारे साथ इन क्वेश्चन को करिए, अपने मार्क्स को श्योर करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं कि वो भी इन क्वेश्चन को करें और अपने मार्क्स को श्योर करें। तो जैसा कि हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबरिंग स्टार्ट होगा 41 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्याएं, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 तथा 9 है या फिर इकाई है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के बराबर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, 9 मीटर है, और एक वृत्त क्या है, 19 मीटर है। तो आपको बताना है कि इन दोनों वृत्तों को अगर मिलाएंगे, अगर दोनों वृत्तों को मिला रहे हैं तो जो एक नया वृत्त बनेगा, ठीक ना, उसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और क्या दिया, आपको क्या सूचना दी गई है कि आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि, यानी कि जो नए वाला वृत्त होगा उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि जो आएगी उनके योग के बराबर है, ठीक ना। ये हमको सूचना दी गई है इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, बड़ा वृत्त की परिधि, यानी कि यहां से लिखो पहले, माना पहले वृत्त की परिधि r मीटर है, दूसरे वृत्त की परिधि कैपिटल R मीटर है, तथा नए वृत्त की परिधि r' मीटर है, ठीक ना। ये हम लोगों ने क्या मान लिया कि जो पहला वृत्त है उसकी परिधि r है, दूसरा वृत्त है उसका कैपिटल R है, और तीसरा वृत्त है कैपिटल R का डैश, ठीक ना।
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है देखो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर है दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक ना। और यहाँ पर नए वृत्त की जो त्रिज्या क्या है, r' मीटर है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr'। कोई समस्या? जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या है r' मीटर, तो यहाँ पर 2πr' हो गया। दोनों वृत्त की परिधियों का योग, यानी कि 2π, पहले वृत्त की परिधि त्रिज्या क्या है r, तो ये हो गया पहले वृत्त की परिधि हो गई, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है, तो 2π और इसकी त्रिज्या क्या है r। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिखा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2πr', यहाँ से दोनों में से 2π कॉमन आ जाएगा, r प्लस r हो गया ये, और r', ये 2π कैंसिल हो जाएगा, r' बराबर r प्लस r। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आया कि जो अगर ऐसा कंडीशन है, नया जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि अगर दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो जो नए वाले की त्रिज्या होगी वो उन दोनों वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे जो आपको दिया है। r' आपको r स्मॉल r क्या दिया है, मतलब कि ये पहले वृत्त की परिधि 19 और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि त्रिज्या 9, और यहाँ से आ जाएगा r' बराबर का 28 मीटर, यानी 28 इकाई। ठीक है, तो जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, 28 इकाई होगी। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ये आपको कंडीशन समझ में आ गई, उसके बाद तो आप ऐसे सोल्व कर सकते थे। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री है। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, एक वृत्त है, ठीक ना। त्रिज्य खंड क्या होता है, देखो ये मान लो एक क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, ठीक ना। इसकी त्रिज्या क्या है
6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। मान लो ये यहाँ हो गया, ये हो गया एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो वृत्त का ये जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। ये जो जितना दोनों लाइन से घिरा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो आपको इसी का एरिया निकालना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आप डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, कोण दिया है आपको और त्रिज्या दी है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360, ठीक ना, गुणा πr²। देखो आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक ना। πr² वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। और हमको क्या निकालना है, उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, उतना भाग का जितना में उसका कोण 60 डिग्री बने। उसके त्रिज्या द्वारा एक बिंदु से स्टार्ट करके, ठीक ना, दूसरे बिंदु तक जब तक कोण उसका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक ना, उतने में जो एरिया कैप्चर हो रहा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर गुणा हम कर दें, उसके अगर 60 डिग्री हुआ तो 1/6वें भाग का गुणा करेंगे तो 6वां भाग आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि 60 डिग्री है यानी कि 6वां भाग हुआ है वृत्त का, क्योंकि इसमें क्या होता है 360 डिग्री होता है, ठीक ना। एक भाग का निकालना है तो 360/6 हो गया, यानी कि ये 6वां भाग हुआ। तो 1/6 ही करेंगे गुणा अगर इसका चाहिए हो, ठीक है। तो बस क्या आपको एंगल क्या दिया है, 60/360, पाई का मान 22/7 कर लो, ठीक है। और आर क्या है आपका 6 का स्क्वायर, यहाँ से 6 बार में, और इसको 3.14 कर लो, ठीक ना, 3.14, 2 और 3.14 गुणा 6/6, एक कैंसिल हो गया। अब 6 में इसका गुणा कर दो, 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा दूँ, और 6 2 8 और 6 3 18, यानी कि 18.84 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल 60 डिग्री के कोण द्वारा घिरा होगा वो होगा आपका, ठीक ना। चलिए, और इसी कोण को चाप भी बोलते हैं, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला कैसा आया है हमने बता दिया, और बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आएगा, ठीक ना। त्रिज्या दी है, कोण दिया है, हमने रखा, बस उसको 1-2 जगह कटा है, फिर उसके बाद गुणा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन। थर्टी 33 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा केवल आपको समझना है, ठीक ना। हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। देखो कैसे, आपको बस यहाँ पर देखो सुई की लंबाई है, यहाँ से समझो, एक क्या हो गई, एक घड़ी हो गई, घड़ी भी वृत्ताकार ही होती है, ठीक है। ये हो गया उसका सेंटर, ठीक ना। यहाँ से 1 मिनट की सुई यहाँ तक लगी है, ठीक है। ये क्या है, लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये मिनट की सुई है, ठीक ना। और 12 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक ना, घड़ी में 5-5 मिनट के अंतर पे। तो ये 5 हो गया आपका, ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक ना। 20, 25, 30, और ये हो गया आपका 35, 40, 45, 50, 55, ठीक ना। आपको क्या बोल रहा है कि 5 मिनट में जो इस सुई द्वारा क्षेत्रफल रचित होगा वो क्या होगा। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल चलेगा, ये 5 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 5 मिनट का डिफरेंस है, ये हो गया। इसके बीच में अब आपको निकालना हो कि कोण कितना बनेगा, ठीक ना। एक वृत्त में 360 डिग्री कोण होता है, ठीक है। और इसको 360 को मिनट की सुई द्वारा 12 भागों में बांटा गया है, 5-5 मिनट के अंतराल पे, ठीक ना। ये 5, ये 5, 12 भाग में बांटा गया, ठीक ना। तो 1-5 मिनट में जो एंगल तय करेगी, जो एंगल बनाएगी सुई, मिनट की सुई, वो क्या होगा, 12वां भाग होगा, ठीक ना। 12 पार्ट में कर रहे हैं, तो 5वां जो 5 मिनट के बीच में जो कोण बनाएगी मिनट की सुई, वो उसका 360 डिग्री का 12वां भाग होगा, ठीक ना। तो यहाँ से करेंगे तो 12×3 = 60, यानी कि 30 डिग्री जो ये होगा कोण जो बनेगा 30 डिग्री। कोई भी ले लो, ये 5 ले लो, ये 5 ले लो, ये 5, ये 5, ये किसी भी 5 मिनट का अंतराल आप ले लो, उसमें जो मिनट की सुई होगा उसके द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एंगल निकाल लिया। तो यहाँ से क्या होगा, देखो पहले करेंगे ना कि मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कुल कितना कोण बनाता है वृत्त में, एक घड़ी की मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। और हमको 5 मिनट में लेना है, तो पहले करेंगे 1 भाग का बटा 12 कर दो, ठीक ना। 5 मिनट के अंतराल पे 12 भाग में बैठा गया है, तो 12 से कर दे रहे हैं हम, ठीक है। और इसको काटोगे तो जैसा कि हमने बताया, ये हो जाएगा 12×3 = 36 और 0, यानी कि 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। अब ये कोण हो गया, उसके बाद वही सेम चीज़ लिख लो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr², और यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 30, और ये 360 हो गया, और पाई को कर लो आप 22/7, और ये 14 का स्क्वायर। यहाँ से 1/12 हो गया,
तो 22 गुणा 14 गुणा 14 बटे में 12 गुणा 7, 7 दूना 14, 2 छः के 12, 2 7 14, ठीक ना, 2 3 6, 2 से 11 और 2 7 14, 14 में 11 का गुणा करेंगे कितना होता है 14, 154 हो जाएगा। अब बटे 3, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा और 3 छक्के 18, 2 3 छक्के 18 यानी कि 54.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल, जो मिनट की सुई 5 मिनट में कैप्चर करेगी, ठीक ना, मतलब कि कितना कोण बनाएगी वृत्त में, ठीक है। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको केवल एंगल पता करना था और एंगल पता करने के लिए आपको बताया था कि वो 5 मिनट में घड़ी की जो सुई है 5 मिनट में जो क्षेत्रफल तय कर रही है, ठीक ना। तो 5 मिनट में क्षेत्रफल जितना तय करेगी उसके बीच का कोण हमने बता दिया 30 डिग्री आ गया। और उसके बाद हम लोग ने सेम क्वेश्चन जैसे किया 42 नंबर वैसे ही कर दिया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, दो घनों जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को के संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक ना, एक ठोस बनाया जाता है। तो इनको मिलाने से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। आपको क्या दिया है, दो घन है, ठीक ना, जिनका आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और इन दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना, जिससे एक घनाभ बन जा रहा है, ठीक है। और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछा है। तो देखो एक हम यहाँ पर घन बना रहे हैं, ठीक ना, आई थिंक हो गया। चित्र में तो एक्यूरेसी नहीं आएगी भाई, ठीक है, तो आप थोड़ा समझना। ये क्या हो गया, आपका एक घन हो गया, इसकी तीनों भुजा जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है 4 और ये भी 4, ठीक ना। अब देखो
यहाँ से इसको एक और घन बनाओ, ठीक ना। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ से इसको ऐसे कर लो, ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक ना। और ये क्या हो गया, दो घन हो गया, ठीक ना। मान लो दोनों का आयतन क्या है, सेम है, 64 है, ठीक ना। तो इसकी भी भुजा 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक ना। सारी भुजाएं 4 की थी जब घन था तो, लेकिन ये अब क्या, जब दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये घनाभ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और घनाभ हो गया तो इसकी ऊंचाई सेम है, चौड़ाई सेम है, लेकिन जो इसकी लंबाई है वो क्या होगी आपकी 4 और +4, यानी कि ये जो होगा ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर का 8 हो जाएगा, ठीक ना। इसकी लंबाई क्या हो गई 8। तो अब देखो करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यही होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस हमको सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 × क्या है, लंबाई क्या है आपका 4 और 4 क्या हो गया है 8, गुणा चौड़ाई क्या है 4 प्लस चौड़ाई 4 है आपका और ऊंचाई भी 4 ही है, प्लस ऊंचाई क्या है 4 और लंबाई क्या है 8। अब यहाँ से कर लो, 8 चौका 32 प्लस 16 और प्लस 32, 32 32 64, ठीक ना। 64 6 7 10 80, यानी कि 2 × 80 हो गया, और यहाँ से आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो घनों को मिलाने से जो नया घना बनेगा, जो नया ठोस बनेगा, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। इसको बोर्ड को साफ कर लें। क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला आप रखो, आपको सारे वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको उसमें केवल रखना होगा, ठीक है ना। अब इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे हमने लिखा है बस वैसे जाकर आपको एग्ज़ाम कॉपी में लिख देना है, बस एज इट इज़, आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि डिजिट चेंज करें तो फिर भी यहीं लिख दिए, नहीं, वो डिजिट चेंज करेगा, हम भी डिजिट चेंज करेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज होगा और जो लिखने का तरीका होगा वो सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो होगा आपका 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर
एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले शांति से पढ़ो, उसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, और जो पूछा है उससे रिलेटेड हमको क्या दिया है जिससे हम उसका आंसर निकाल सके। ठीक है, पहले समझो। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, यानी कि एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है, ठीक ना, मान लो ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, धातु का गोला है जो कि ठोस है, ठीक ना, मतलब पूरा अंदर से खोखला नहीं है, पूरा ठोस है, उसको पिघला दिया हमने और उसको एक बेलन के रूप में कर दिया, ठीक ना। और बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है आपका, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये जो इसकी त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अब आपको पूछा है कि जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बेलन की जाएगी तो ऊंचाई कितनी रहेगी, ठीक ना। देखो गोला क्या था, ठोस था, इसका जो आयतन होगा बेलन का भी तो आयतन वही होगा क्योंकि अंदर से खोखला है नहीं, ठीक है, तो जो इसका आयतन होगा वही आपका आयतन क्या होगा, बेलन का होगा, क्योंकि अलग से उसमें कोई ठोस भी नहीं डाला जा रहा है। जितना गोला ठोस है उतने ही ठोस से एक नया बेलन बनाया जाता है, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो अब आपको ऊंचाई आराम से निकल सकती है, कैसे, देखो बेलन का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, और सॉरी गोले का आयतन होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले की त्रिज्या हमको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो और पाई की वैल्यू हमको पता है, तो h यहाँ से मिल गया ना, तो हम h यहाँ से निकाल सकते हैं, केवल एक वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, और इसमें इसके कहने का मतलब है, इस पूरे क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो बेलन का आयतन है उसके गोले के आयतन के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ठीक ना। अब यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला इसका 4/3 पाई आर क्यू और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसको कैपिटल कर लो अगर आर में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, और 4/3 गोले की त्रिज्या क्या है 12 क्यूब कर दो, बेलन की त्रिज्या क्या है 6, इसका स्क्वायर कर दो और h हो गया, और यहाँ से अब 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12 और बराबर 6 गुणा 6 गुणा h, यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 2 बार में, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा 3 चौका 12, अब इनका गुणा कर दो, 4 चौका 16, दूना 32 और दूना 64, यानी कि जो ऊंचाई होगी आपका 64 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई क्या होगी 64 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब जो 12 सेंटीमीटर का अगर एक गोला है, ठीक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर बेलन के रूप में कर रहे हैं और उसकी त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो उसको 64 सेंटीमीटर ऊंचाई देनी होगी, ठीक है, तब सेम आयतन आएगा। तो होपफुली
समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, उसमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या निकालना है, ठीक है ना, इतना लिख लो। उसके बाद अब सोचो कि कैसे निकालेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिससे आप प्रोसेस करो, आंसर का प्रोसेस करो, ठीक ना। तो आपको उसी चीज़ को ढूंढना है, वो ढूंढ लिए फिर तो एकदम कोई बात ही नहीं, फिर तो आंसर फटाफट से आ जाएगा। और टाइम की टेंशन कभी मत लेना, ठीक ना। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका टाइम फिक्स्ड है कि आपका टाइम बचेगा, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिना दिमाग लगाए हुए डायरेक्ट फटाफट करते चले जाएंगे, ठीक ना। बस यही आपको निष्कर्ष पता चल जाना चाहिए। अगर ये आपको पता चल गया तो फिर तो क्वेश्चन आसान है। चलो 46 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक ना। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्न है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका। अब आंकड़ा हम लिख दे रहे हैं, ठीक ना। 26450 26450 21323 21323, ठीक ना। इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है। आपने पढ़ा होगा ये जो आंकड़े हैं ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं, ठीक ना। अगर आपको तालिका के रूप में पहले से ही दिया हो तब वो क्या होता है, आपका वर्गीकृत आंकड़ा होता है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना, करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, और अवर्गीकृत आंकड़े में जो बहुलक होता है वो होता है कि कौन आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 बार 2 दिख रहा है, 2 बार 3 दिख रहा है, ठीक ना। तो 2 सबसे अधिक बार आया है इसमें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बहुलक बताने से पहले इसको एक तालिका के रूप में लिख लेंगे, ठीक ना। और जो वर्गीकृत आंकड़ा होगा उसमें आपको सब कुछ दिया रहेगा, ठीक ना। उसमें बारंबारता दी होगी, फिर उसके बाद स्टार्टिंग क्या है वो दिया होगा, ठीक ना। वो वर्गीकृत आंकड़ा होता है। ये ऊपर क्या लिख लो, मैचों की संख्या, मैचों की संख्या, और नीचे कर लो विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ कर लो, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। मैचों की संख्या पहले लिखो, विकेटों की संख्या 2, कितनी मैचों में आया है, 3 मैचों में आया है, ठीक ना। विकेटों की संख्या 3, कितने मैचों में आया है, 2 मैचों में आया है, ठीक ना। और उसके बाद आपका 0
1 4, ठीक है, और 5, 1 1 1 1 और एक और बढ़ा लो 6 के लिए, ठीक ना, ये 6 हो गया 1। यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट 2 विकेट 3 बार लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका बॉलर चूंकि इन आंकड़ों में दो तीन बार आया है, इसलिए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 2 होगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका 47 नंबर क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखो संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलते हैं। टेनिस मैच खेलती हैं, जिसमें ज्ञात है संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता में क्या होता है कि किसी घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है। किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है, जिसमें घटना नहीं घटित होने और जिसमें घटना घटित होने, दोनों जो केस होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक ना, और घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में आपको कि जो संगीता है उसके जीतने की प्रायिकता हमको पता है कि 0.62 है। ठीक है, यानी कि हमको पता है कि जो घटना घटित हो रही है उसमें ये घटना घटित हो चुकी है कि 0.62 संगीता जीत रही है। ठीक ना, लेकिन आपको क्या बताना है कि रेशमा की क्या प्रायिकता होगी कि वो मैच जीतेगी। ठीक ना, यानी कि जितनी प्रायिकता होगी कि संगीता मैच न जीते, तो वही प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, पहले यही लिख लो, ई जो है
संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता ठीक है। और PE डैश जो है वो संगीता के रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि संगीता के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता, तो दोनों तो सेम ही है। जितनी प्रायिकता होगी कि संगीता मैच नहीं जीतेगी, वो प्रायिकता क्या हो जाएगी, रेशमा की तरफ हो जाएगी कि रेशमा उस प्रायिकता में मैच जीतेगी। ठीक ना, उतनी प्रायिकता है। ठीक है, तो फिर चलो, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.62 है। और हम जानते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.62 और जो रेशमा के जीतने की प्रायिकता और बराबर 1, तो यहाँ से 0.62 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0.62। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में से 0.62 घटाएंगे तो क्या 0.4 और 38 बचेगा। ठीक है, 38 बचेगा, जो होगा रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता या फिर संगीता के मैच नहीं जीतने की प्रायिकता। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बक्से में 3 लाल, 2 सफ़ेद तथा 4 पीली गेंदें रखी हुई हैं। ठीक ना, और उसमें से एक गेंद को बिना देखे निकाला जाता है। ठीक ना, तो क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल है या फिर क्या प्रायिकता होगी कि गेंद सफ़ेद है। 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक ना, मतलब कि 2 घटनाओं की प्रायिकता हमको निकालनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बक्से में 3 लाल, 2 सफ़ेद, 4 पीली गेंदें हैं, जिसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि पहला गेंद लाल है, गेंद सफ़ेद है। ठीक है, और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का बेसिक जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, अनुकूल बटे कुल। यानी कि घटना जो घट सकती है, अनुकूल मतलब कि 3 बार लाल गेंद आ सकती है। ठीक ना, जो घट सकती है। और कुल में क्या होगा कि गेंदें कितनी हैं, 9 गेंदें हैं, यानी कि 9 गेंदों में से 3 बार ऐसा हो सकता है कि लाल गेंदें आए। ठीक ना, 3 बार ऐसा हो सकता है कि लाल गेंदें आए। तो यहाँ से लिखेंगे, ये हमने बेसिक फॉर्मूला आपको बता दिया। ठीक ना, इसको साइड में आप लिख लेना और यहाँ पर लिखोगे आप लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद अनुकूल कितना है 3 और कुल कितना है 9, 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगा। वैसे ही इसका भी लिखेंगे, सफ़ेद
गेंद होने की प्रायिकता दो सफ़ेद गेंदें हो सकती हैं, ठीक ना, और कुल कितना है 9, यानी कि 2/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आप ये समझ लो कि जो प्रायिकता होती है ना, सबसे सरलतम अनुपात होता है, ठीक ना। अब उसके बाद उसका अनुपात यानी कि वो संख्याएं अब कट नहीं सकती हैं, ठीक है, तो वो होता है, ठीक ना, वही प्रायिकता होता है। 3/9 को प्रायिकता हम नहीं बोल सकते, 1/3 उसकी प्रायिकता को बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसको यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, हमने आपको बताने के लिए किया है कि प्रायिकता का क्या होता है फॉर्मूला बेसिक, ठीक ना, बेसिक फॉर्मूले पे ये बनने वाला था। । 49 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा, सॉरी इसको मिटा लेना, ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको प्रूव करना होगा कि 1 + tan थीटा और प्लस सॉरी क्या है, चलो ठीक है रुकिए, 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, वन प्लस tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा बराबर 2। आपको ऐसा बताना है कि ये जो होगा ना, ठीक ना, ये 2 के बराबर होगा, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan कहीं आ गया, ठीक ना, अगर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, ठीक ना, तो आप उसको क्या करो, साइन और कोस में चेंज करो, ठीक ना। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे और LHS को RHS के बराबर हम प्रूव करेंगे, ठीक ना। तो LHS आपका क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा और इंटू 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन और कोस में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा / cos थीटा, और अगर हमने साइन और चेंज में कोस में चेंज किया है तो यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि सेक को भी कोस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos लिख सकते हैं, और सॉरी 1/cos लिख सकते हैं, ठीक ना। और फिर इंटू में 1 + cot थीटा क्या होता है, cos थीटा / sin थीटा होता है, जस्ट विपरीत होता है, ठीक ना, और माइनस cosec थीटा किसका है, ये sin थीटा का उल्टा है, ठीक ना। और अब यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इनका LCM ले लो, तो ये LCM क्या हो जाएगा, cos थीटा + sin थीटा प्लस का 1/में cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, sin थीटा + cos थीटा - 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का गुणा कर लो। यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही है इन दोनों को देखने से कि अगर हम cos थीटा + sin थीटा को अगर x मान ले, ठीक ना, तो x + y और x - y, x + y और x - y किसका होता है फॉर्मूला, x² - y² का होता है ना। अगर हम sin थीटा और cos थीटा को अगर x मान लो, समझने के लिए हमने माना, ठीक ना, तो x हो गया ये और एक हो गया y, तो x + y x - y, तो x² - y² इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर इसको क्या लिखेंगे, cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और नीचे वाला चीज़ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ से आप इसको खोल लो, तो cos² थीटा + sin² थीटा + 2 sin थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग में आपने ट्रिग्नोमेट्री का है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। ठीक ना, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि RHS हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस tan को साइन और कोस में चेंज किया है, तो ये समझ में आया कि सेक को भी कोस में चेंज कर ले। ठीक ना, यहाँ पर सेम काम किया, कोट को साइन कोस में चेंज किया तो कोसेक को साइन में चेंज कर लिया है। और उसके बाद हम लोगों ने एलसीएम लिया। हमको ये देखने से लगा कि नहीं, हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लग रहा था कि आखिर करें क्या आगे। ऐसा मिल गया हमको, और नीचे साइन और कोस का गुणा कर दिए। अब देखो, इसको हम लोगों ने क्या किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उस फॉर्मूले पर खोला हमने, और माइनस 1 का स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री की एक पहली आइडेंटिटी मान लो इसको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ये हो गया, और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, आपका 2 हो गया, जो कि RHS के बराबर आ गया। ठीक है, चलो फिर आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पचास नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2 - 5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो -2,5 और 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ठीक ना, समदूरस्थ है मतलब का कि जो बिंदु है ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक ना, और दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, मान लो 2,-5 हो गया। ठीक ना, और ये क्या हो गया, -2,9 हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ हॉरिजॉन्टल है। ठीक ना, एक्स एक्सिस को मान लो, तो इस पॉइंट एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, ठीक ना, कोई भी पॉइंट लेगो तो वो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर y का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या x अक्ष पर निकालना है, तो मान लो कि वो ये बिंदु ये है। ठीक ना, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक ना, अब वो बिंदु तो निकालना है। ठीक ना, एक 0 आ गया, लेकिन x की वैल्यू तो चाहिए ना कि वो बिंदु x अक्ष पर कहाँ है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है समदूरस्थ है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलो फिर इनका क्या करेंगे, इन दोनों के बीच दूरी निकालो और इन दोनों के बीच की दूरी निकालो और दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा कि दोनों बराबर है। चलो फिर स्टार्ट करेंगे। माना वांछित बिंदु P
पी एक्स कॉमा 0 है, ठीक ना, ए पी बी का, ठीक ना। इसलिए जो ए पी होगा वो बराबर होगा पी बी के, क्योंकि पी जो है दोनों से समदूरस्थ है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये लीनियर हो, ठीक ना, ये कैसा भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है। हमने आपको बस एक समझाने के लिए लीनियर ले लिया है, नहीं तो ये कैसा भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब यहाँ से क्या करो कि हम आगे चलकर लगाएंगे क्या, फिर रूट में आएगा, दूरी रूट में आएगी, ठीक ना। तो फिर वहाँ पर स्क्वायर करना होगा, इससे पहले हम यहीं पर इसको कर लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि ए पी बराबर पी बी है, इसलिए ए पी का जो स्क्वायर होगा वो पी बी के स्क्वायर के बराबर होगा। चीज़ तो सेम ही है कि कोई संख्या है, मान लो कि 2 बराबर है 2, तो दोनों ओर स्क्वायर करो या फिर दोनों ओर क्यूब करो, बात तो सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज़। दूरी सूत्र क्या होता है, ए पी का स्क्वायर, ठीक ना, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और -5 करेंगे तो +5 का होल स्क्वायर बराबर पी बी क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये इनका स्क्वायर भी तो है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 25। इसको क्या करो ना कि a इसको मान लो, इसको b और a प्लस बी के फॉर्मूले खोल दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर प्लस -2 गुणा -2 और गुणा -x, ठीक है, और प्लस का 81 यहाँ से हो गया। अब इसको कर लो, x स्क्वायर माइनस 4x और 25 4 29 बराबर 4 प्लस x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो ये भी हो गया प्लस का 4x और प्लस का 81, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 25 4 29 बराबर 4 है, हाँ ठीक है। तो इसको भी 25 प्लस 4 कर लो, 25 प्लस 4 4 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और इधर आएगा 4x को इधर लाएंगे तो -4x और -4x और ये 25 क्या चला जाएगा उधर, प्लस 81 माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 8x और इक्वल क्या हो जाएगा 81 में से 25 घटाए तो क्या बचेगा 56, ठीक ना। और x क्या हो जाएगा यहाँ पर 56 बटे माइनस का 8 8 7 56, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -7 आ गई, ठीक ना। तो जो x होगा, ये x जो होगा ना वो होगा -7, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक ना। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसी जोश और उसी जुनून के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।